बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। हमने हमेशा ये सोचा कि जितनी भी हमारी व्यूअरशिप है, जितने भी हमें देखने वाले लोग हैं, जितने भी हमें चाहने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनकी जिंदगी में आसानी कैसे पैदा की जा सकती है। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद, विजन, पर्पस सिर्फ एक है कि लोगों को उनकी सेहत के बारे में आगाही देना और उनको अप टू डेट रखना। दुनिया में आने वाली जितनी भी रिसर्च हैं, उससे रेलिवेंट जितनी भी मेडिकल से मुतल्लिका एडवांसमेंट हो रही है, इसके बारे में हम अपनी व्यूअरशिप को हमेशा वेल अवेयर करने की कोशिश करते हैं। आज का जो हमारा प्रोग्राम होगा, इसमें हम बात करेंगे कि आज के दौर के अंदर बढ़ते हुए मोटापे, प्री डायबिटिक, डायबिटिक, हाइपरटेंसिव या दिल के मरीज जो होते हैं, उनमें गुर्दों की अमराज का बढ़ जाना, फिर गुर्दों की अमराज के साथ साथ उनकी बदएहतियाती खुराक या मेडिसिन का प्रॉपर ना लेना, या अपने कंसल्टेंट के साथ कंटिन्यू कंसल्ट ना करना, राब्ते में ना रहने की वजह से आपको गुर्दों की अमराज के बढ़ जाने से आपके हाथ पांव स्वेल होना, फिर आपका यूरिया क्रिएटिनिन का बढ़ जाना, जिसमें हम आरएफटी आपका टेस्ट करवाते हैं, तो फिर आपको गुर्दे वॉश यानी डायलिसिस पे जाना पड़ता है। डायलिसिस का नाम सुनते ही हमारे बहुत सारे ऐसे मरीज जो वेल अवेयर नहीं होते या जिनको पता नहीं होता कि हमारी जान जो है वो बच सकती है अगर हम ऑन द स्पॉट, ऑन द टाइम अपना गोल्डन पीरियड जो है बीमारी का उसको ज़ाया किए बगैर अगर हम अपने डायलिसिस पे पहुंच जाएं तो हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह महफूज कर सकते हैं। इसी तरह गुर्दों के अमराज के साथ बढ़ते हुए दिल के अमराज, दिल के अमराज के साथ बढ़ते हुए गुर्दों के अमराज, फिर शुगर, डायबिटिक पेशेंट, प्री डायबिटिक, ओबीज, मोटापा, ये सारी वो सूरत हाल हैं जो आपको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करती हैं इसकी बदएहतियाती या मेडिसिन का प्रॉपर ना लेना आपको गुर्दों की अमराज में ले जाता है। अब गुर्दों की अमराज में अगर आपके गुर्दे उस तरह फ्लश आउट नहीं कर रहे, वॉश आउट नहीं कर रहे, या आपकी बॉडी से उस तरह की चीज़ें जो है वो उसको बाहर पास आउट नहीं कर रहे, तो ऐसी सूरत हाल में आपको गुर्दों के अमराज होते हैं। फिर जब आपका क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाता है या यूरिया का लेवल बढ़ जाता है, तो ऐसी सूरत हाल में हमें डायलिसिस पे जाना पड़ता है। फिर आप देखते हैं कि हमारे मुल्क में, दुनिया भर में जब पेशेंट का लोड बढ़ता है तो उनको डायलिसिस पे भी मुश्किलात आती हैं। फिर डायलिसिस करने का तरीका क्या होना चाहिए, कौन कौन सी रिपोर्ट कब कब करवाई जाती है, कब डायलिसिस पे जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए, कितनी दफ़ा करवाना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट किस तरह करना है, इन सारे मामलात पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत को दावत दे रखी है। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं डॉक्टर मोहम्मद जमील, जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन हैं और चेयरमैन हैं और मेडिकल डायरेक्टर हैं अल मक्की और मदनी डायलिसिस सेंटर के। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। सर, वेलकम टू द शो। सर, बहुत शुक्रिया। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया और शॉर्ट नोटिस के ऊपर जब हमने आपसे रब्ता किया तो आप फौरी तौर पे अवेलेबल हुए। अच्छा सर, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि डॉक्टर मोहम्मद जमील अपनी ज़िंदगी में कंसल्टेंट फिजिशियन बनने तक का जो आपका सफ़र है, उसमें क्या हडल्स, क्या मुश्किलात आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो तनवीर साहब को बड़ा शुक्रिया सर, वेलकम। मुझे इनवाइट किया, कुछ मेरे एक्सपीरियंस शेयर हो जाएंगे सर। और जो मेरा एक मिशन है कि प्रिवेंशन ऑफ फैटल डिजीज़, जी सर, ये एक मिशन के साथ हम पिछले कुछ 15 साल से काम कर रहे हैं, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो मैसेज जो मेरे छोटे से लेवल पे है, आपकी वजह से एक बहुत ब्रॉडर टर्म में लोगों तक पहुंच जाएगा। सर, जिंदगी एक सफ़र है, चलता है। ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने एफएससी की सर 90 और 90 में। ठीक। इसके बाद अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया। सर। फिर वही जो रूटीन होती है, हाउस जॉब की है, एमएसशिप की। सर। यूएसएमएलई मैंने 98 में किया। फिर 99 में मैंने पार्ट 1 किया और फैसल मसूद साहब के साथ काम करने का शरफ मिला, माशाल्लाह। तो वहीं डायबिटीज़ जो डायबिटिक सेंटर है सर, वहाँ तकरीबन 5 साल तक मैं अपनी सर्विसेज भी देता रहा। सर, सिंस देन जो है ना, मैं गुलाब देवी में 2007 से हूँ।
सर STP स्पेशलिस्ट। तो प्राइवेट कंसल्टेशन मेरी चलती है एज ए मेडिकल स्पेशलिस्ट जो है ना, उस पर मैं अपने काम कर रहा हूँ मुगलपुरा में। सर तो ये छोटा सा एक सफ़र है। सर इस सफ़र में बहुत कुछ देखा, बहुत। इसमें सर मुश्किलात कितनी आई? ये कोऑपरेट किया फैमिली ने, दोस्तों ने? देखिए सर, ये चीज़ें जो है ना वो तकरीबन हर वो जो डॉक्टर है ना वो चल रहा होता है, फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा होती है। सर तो एक एम्बिशन होता है कि हमने काम करना है सर और वो काम चलता रहता है। लेकिन जो मेरी ज़िंदगी का जो टर्न है वो आता है 2010 में। ठीक है। जब मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त मिल जाते हैं और हमने एक बुनियाद रखते हैं, पब्लिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, अल-मक्की अल-मदनी कम्युनिटी ट्रस्ट के नाम से, जिसमें आपका ये माइंड बना के लोगों की फलाह के ऊपर काम करना। जी। फलाह इंसानियत। बेसिकली इस पे आइडिया ये था कम्युनिटी का, हमने इसका नाम रखा कम्युनिटी ट्रस्ट। ठीक है। तो हम एक कम्युनिटी डेवलप करना चाह रहे थे, वो कम्युनिटी जो एक दूसरे का ख्याल रखे। ठीक हो गया। तो शुरू में हमारे जो अहदाफ थे बहुत ज़्यादा नहीं थे, उसमें यह था कि हम एक दूसरे को अच्छे बुरे वक्त में साथ चलेंगे और जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हो जाएंगे, हमें जो डॉक्टर्स होंगे सपोर्ट करेंगे, जो दूसरे तो एक दूसरे को एक ग्रुप सा बन जाएगा। ठीक हो। लेकिन वो आइडिया इतना फ्लरिश हुआ कि वी स्टार्टेड विद जस्ट 11 मेंबर्स। ठीक है। नो वी आर ऑलमोस्ट 122 मेंबर्स। तो माशा ये 122 मेंबर्स नहीं, 122 ब्रेन्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही। इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं, नए रिसोर्सेज मिलते हैं, ठीक है। नई जोहते मिलती हैं और फिर जो है ना वो नई चीज़ें जो है ना, नए काम, नए वेंचर शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो मेरा चूँकि डायबिटीज़ के साथ और हेपेटाइटिस सी के साथ जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की जो स्टडी थी, FCPS 2 की जो तैयारी होती है, तो वो उसका हिस्सा था। ठीक है। उसी को हमने रेप्लिकेट करके तो जनरल पब्लिक में देखे कि इसको हम कैसे लोगों को रिलीफ दे सकते हैं। ठीक है। अर्लियर 2010 में ये इसके बारे में जब किसी को पता चलता कि इसको हेपेटाइटिस हो गया, C हो गया या B हो गया, तो वो मौत से कम नहीं था। ऐसे ही। एक्सपेंसिव बहुत था। ऐसे ही। हमने लोगों को इलाज ना होने की वजह से सिसक के मरते भी देखा। बिल्कुल ऐसे ही। साइकोलॉजिकल जो उसके इफेक्ट होते थे, नफसियाती, वो ये सारी पूरी फैमिली, क्योंकि जब उसको पता चलता था CA वो कहता था अब तो मैं गया, अब मेरा कोई हाल नहीं। हाँ जी। फिर वो खानदान के लोग भी उनसे थोड़ी नफरत करते थे कि मुझे ना लग जाए, मुझे ना लग लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को पता नहीं था इसका नाम। तो हमने इसी तरह से जब ये बैठे, एक दफ़ा ये पूरी कम्युनिटी बैठी हुई थी, तो यही आया कि यार हेप्सी पे काम होना चाहिए। ठीक। आप इमेजिन करेंगे कि ये इकट्ठा का क्या फ़ायदा होता है। हमारे एक दोस्त थे, उनके अपने रिसोर्सेज से उन्होंने एक कंपनी को अप्रोच किया। ठीक। और 70% पे हमें वहाँ से हेप्सी की मेडिसिन मिल जाती थी। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। 70% क्या है उस वक्त है, 2010 में जाए तो इसकी अमाउंट होती थी, यानी कि 8,000 रुपये की दवाई है तो वो तकरीबन 2-2,500 रुपये में हमें मिल जाती। यानी कंपनी इतना कॉपरेट करे, अल्लाह जज़ाए खैर दे उनको। इसी तरह से आप जैसे एक प्यारे लेबोरेटरी वाले मिल गए, उन्होंने हमें वो PCR जो 10,000 रुपये मिलता था, उन्होंने कहा कि हम आपको बड़ा सब्सिडाइज कर देंगे। ठीक। तो हमने उस वक्त वो जो तकरीबन 70-80 हज़ार रुपये में जिसकी ट्रीटमेंट होती थी 6 माह की, हमने उसको रिड्यूस टू 25,000 किया। ठीक है। टोटल पूरा कंप्लीट जो है ना 25,000 में। और इससे बड़ी मजे की बात यह थी कि हमने एक पॉलिसी इवॉल्व की, 1 डोनर 1 पेशेंट। ठीक है। उसमें होता क्या था कि एक पेशेंट आ जाता था क्लिनिक पे, हमने उसको देखा, डायग्नोज किया। अब एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, तो हमने अपने किसी जो मुखय्यद दोस्त होते थे सबको मैं दावत देता था, भाई एक इस तरह पेशेंट है तो कोई इसको ओन कर ले, तो ओन कर लेते थे वो। ठीक है। यानी वो उसकी सारी जितने भी लवाज़, पेशेंट को कुछ नहीं करना, पेशेंट इस तरफ आना है तो हमने उसको जो है ट्रीट करना है, और जो डोनर है उसने उसका पे करना है। पे करना है। ठीक। और अल्लाह ने इसमें इतनी बरकत डाली
कि तकरीबन 4000 से ज़्यादा लोगों को हम हेप सी की ट्रीटमेंट ये कोरोना से पहले दे चुके हैं। माशाल्लाह। ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि बाद में गवर्नमेंट ने इसको ऑन किया। ठीक है। हमारा हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम एक्टिव हुआ तो लोगों को आजकल जैसे फ्री मेडिसिन मिल रही है, टेस्ट भी फ्री हो रहे हैं, लेकिन उस वक्त जो हमारा वो बेल और टाइम हमने वो गुजारा तो ये सारा कुछ था। ठीक। तो डायबिटीज मेरी अपनी स्पेशल फील्ड थी, हमने उस पर काम शुरू किया। ठीक। टीबी पे भी हम काम करते रहे। तो बेसिक ये थी, ये ऐसी बीमारियां हैं जिसको अगर आप अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर लेते हैं ठीक, तो आप ये समझिए कि आप रेवेन्यू भी बचाते हैं और मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी दोनों दोनों को बचा लेते हैं। ठीक है। तो मॉर्टेलिटी तो हम किताबों की हद तक बताते हैं, हम किसी को जिंदगी ना बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो स्लोगन था वो था इम्प्रूविंग लाइफ रिस्टोरिंग होप। ठीक है। हमने लोगों को किसी की होप नहीं तोड़ने दी। ठीक। जिंदगी में तो अल्लाह के पास है, वो बिल्कुल ऐसे ही। हर एफर्ट आपने करने की कोशिश की। एफर्ट करने की कोशिश की और यकीन माने कि अब मेरे दोस्तों ने इसमें दिन रात काम किया। हमने जो स्पेशल फोकस किया ना वो था बॉर्डर एरिया। ठीक है। ये बरकी, पढ़ाना, यानी लाहौर से बाहर वाला जितना भी, क्योंकि वो सब डिप्राइव्ड एरियाज है, वहाँ एक तो लोगों को आते नहीं। ठीक। और अब हैरान होंगे कि जब हमने वहाँ काम शुरू किया तो 50% से ज्यादा हेप्सी लोगों में मौजूद था। ठीक है। और वो ऐसी चीजें होती हैं कि अब क्या करेंगे आप। हमने सिर्फ ये किया कि बजाय इसके कि हम गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करें, बहुत सारी चीजें होती हैं उनके हमने कहा पेशेंट को डिटेक्ट करो, उसको ट्रीट कर दो। ठीक है। तो हमारा इसी प्रोजेक्ट का जो स्लोगन होता था, गेट टेस्टेड, गेट ट्रीटेड, गेट क्योर्ड। ठीक है। अल्लाह का शुक्र है वो चीज चलती रही। फिर ये 2022 जब आता है ना जी सर, तो 2022 में सब दोस्त इकट्ठे हुए कि यार हम ये देख रहे हैं कि शुगर जो है ना वो हर तीसरे बंदे को शुगर है सर। और हम जब कैंप करते थे तो कैंप में बहुत सारे लोग आते थे, किसी की आंखें सूजी हैं, किसी के पैर सूजे हैं, बस टेस्ट करते तो पता चला कि वो तो एडवांस स्टेज में जाना, वो तो रीनल फेलियर में जा चुका है। ठीक। अब ये रीनल फेलियर जब पता चल जाता है तो आज से कुछ साल पहले चले जाएं तो डायलिसिस के जो सेंटर थे ना होने के बराबर थे। ठीक है। तो बस वो एक डेस्परेशन थी लोगों में, क्या करें क्या ना करें। ठीक। तो ये सर जो कॉन्सेप्ट था आपका ये डायलिसिस सेंटर बनाने का, अलमक्की एंड मदनी, ये बेसिकली कब और कौन से ईयर्स में आपने स्टार्ट किया? नहीं, ये कॉन्सेप्ट तो देखें ना, जब आपको पता है अभी डॉक्टर माशाल्लाह और मुझे तकरीबन 30 साल हो गए इसी फील्ड में, देखते तो हम ये एक बहुत सारी कॉमन चीज है सर, इग्नोर्ड है। ठीक है। और इग्नोर्ड थी। ठीक है। लोगों के पास पहले नंबर पे तो जब पता चलता है कि मेरे गुर्दे खत्म हो गए हैं तो वो टेकन ग्रांटेड उस समझता है कि मैं अब मर गया। वो भी ये समझते मैं अब करीब हो मैं गया। बिल्कुल, मैं मौत के करीब। घर वाले भी अब जाहिर सी बात है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होती। आपने कहीं डायलिसिस करवाने जाना, पहले तो अव्वल तो हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं थे। ठीक है। बहुत ज्यादा डायलिसिस मशीन्स नहीं थी। ठीक है। और जब कहीं चले भी गए तो इतने इसके टेस्ट बड़े महंगे। फिर एक सेशन मरीज को 8 से 12 दफा एक सेशन कराना पड़ता है एक महीने के अंदर। 6-7 हज़ार रुपये मिनिमम भी फिर आने जाने के ट्रैवलिंग और टाइम, एक बंदा अटेंडेंट साथ आपके चाहिए होता है। ये सारी चीजें थी। तो वो फिर वो क्या कहते थे, जानबूझ के इग्नोर करके तो वो किसी हकीम के पास चले गए या किसी दम वाले के पास चले गए, चलो यार इस तरह जो है ना वो उनका, लेकिन लोग परेशान थे। ठीक, बिल्कुल ऐसे। तो हमारा एक एक्सपीरियंस था कि हमने एक लीवर सेंटर भी बनाया था, वो पाकिस्तान ऑटो स्पेयर पार्ट्स मार्केट जो है जी सर, बदामी बाग वाले, मैं उनका बड़ा थैंकफुल भी हूँ कि उन्होंने फुल सपोर्ट किया। उन्होंने फुल सपोर्ट किया, उन्होंने सपोर्ट किया। ठीक है। हम लोग तो ऐसे कोई ऐसी चीज बना नहीं सकते थे, सच्ची बात है। बिल्कुल ऐसे। तो जब वो लोग मिल गए तो उनकी वजह से ये जो हमारा इलाका है मुगलपुरा में ताजपुरा स्कीम है सर, बड़ा डिप्राइव्ड एरिया है सर। आप उसकी अंदाजा कर सकते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट फैकल्टी तक पहुंचने के लिए 15 से 20 किलोमीटर का फासला करना पड़ता है। ठीक है। अब इसके एक्सपेंसेस कौन उठाएगा? जी सर। ठीक है ना। फिर वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। माशाल्लाह गुर्गी हॉस्पिटल है, शालीमार हॉस्पिटल है, दे आर डूइंग वेरी वेल।
ठीक। एटलीस्ट लोगों को कुछ उनके साथ शिकायत तो हर जगह होती हैं, लेकिन बट दे आर प्रोवाइडिंग वो तो ऐसे होगा ना कि अगर आपके पास कैपेसिटी है 10 बेडों की और पेशेंट आ गए 30 बेड के, तो वहां पे लोगों की शिकायत तो होगी। हाँ, ऐसे हो जाता है, कुछ एक्सपेंसिव भी हो जाता है सारा कुछ। तो वो फिर उस सूरत में ये था कि सब लोग बैठे और उन्होंने सोचा कि यार हमें इसमें भी एक इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो लिवर सेंटर हमने पहले एक बनाया हुआ था, जहाँ की लिवर से रिलेटेड सारी फैसिलिटीज, गैस्ट्रोस्कोपी, यानी उसमें हेपेटाइटिस के सारे टेस्ट, बायोप्सी, सब कुछ हो रहा था, ईच एंड एवरीथिंग सब हो रहा था, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। और उसको सारा सपोर्ट। और ये लिवर सेंटर कहाँ पे? ये वहीं है, मुगलपुरा वाली साइड, यही जहाँ ताजपुरा स्कीम में। अच्छा, जहाँ पे वो डायलिसिस सेंटर है वहीं पे बेसिकली अल-मक्की अल-मदनी डायलिसिस जो कम्युनिटी ट्रस्ट था, इनके और पाकिस्तान ऑटो स्पेयर पार्ट्स इंपोर्टर्स डीलर एसोसिएशन जो है, पासपीडा जो है, बेसिकली तमाम फाइनेंशियल सपोर्ट जो है ना वो पासपीडा की तरफ से थी। हम लोग जस्ट उसके जो है ना आप कह सकते हैं कि आप उसके ड्राइवर के तौर पे काम कर रहे थे, उसको लेके चल रहे थे, लीड कर रहे थे, और अभी भी पूरे का पूरा वही सपोर्ट करते हैं। ठीक। लेकिन जिस वक्त ये हमने सारी चीजें देखी तो सोचा कि अब डायलिसिस सेंटर की तरफ को थोड़ा सा काम किया जाए। ठीक हो गया। अब डायलिसिस एक ऐसा कुआं है कि ये कभी भी नहीं भर सकता, इतना एक्सपेंसिव है। बिल्कुल ऐसे सर। लेकिन वो चूंकि अल्लाह के यहाँ मंजूरी थी और कोई बड़ी बात नहीं थी। अदरवाइज अगर हम अपने रिसोर्सेज में देखें तो ये यकीन मानने के एक बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं कि K2 या इस तरह के मोटे एफर्ट्स को समझ कर लें, इतना बड़ा काम था। तो हम लोग हर रमजान में एक ना अवेयरनेस सेशन करते हैं कि शुगर के मरीज जो है वो रमजान कैसे गुजारे। ठीक है। वो हमारा एक प्रोग्राम था, प्रोफेसर ज़हीर अख्तर हैं, डेप्टी स्पेशलिस्ट ये अपना गुलाबदेव वाले, वो उसमें स्पीकर थे। तो उन्होंने यार वो जब ख़त्म किया तो हमने एक अनाउंस कर दिया कि यार हमारा प्रोग्राम है कि इस एरिया में एक डायलिसिस सेंटर बनाया जाए, तो सब लोग इसके लिए कुछ करें। आप इमेजिन करेंगे कि सिर्फ 10 दिन में तकरीबन 40 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, माशाल्लाह। तो जब ये सारा कुछ हो गया तो इसका मतलब अब तो इस पे स्टेप लेना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह तो टीम ने इस पे काम शुरू किया और फिर हमने अप्रैल में ये अनाउंस किया था और नवंबर में अल्लाह के खास फजल से ये तकरीबन कुछ 70 लाख रुपए इकट्ठा हुआ। ठीक, माशाल्लाह। और 4 मशीनों के साथ काम शुरू किया हमने। ठीक है। ये कौन से सन की बात कर? ये सन 2022। हाँ, अभी 2 साल हुए हैं इस बात। ठीक। 4 मशीनों से शुरू किया। ठीक। और इस वक्त हमारे पास 16 मशीनें हैं, माशाल्लाह। यानी वो डे बाय डे जो है, डे बाय डे लोग उसमें आए और उसमें आके उन्होंने वो सारा जो है ना पार्टिसिपेशन लोगों की इसमें इतनी हद तक रही कि एक साहब है तो उन्हें 4 जो डायलिसिस मशीन है वो हमें गिफ्ट कर दी, इसको ये शुरू करो। और ये अब ये देखे ना, इससे ये हो क्या रहा है कि अभी हमने 2024 में 5000 डायलिसिस किए और एक डायलिसिस की जो प्राइस है वो 6000 है। तो लोग आ रहे हैं और इस तरह से यहाँ भी हमने एक स्ट्रेटेजी रखी हुई है, 1 डोनर 1 डायलिसिस। ठीक है। यानी जिसका डायलिसिस होना है उसका एक डोनर होगा, एक डोनर हो जाए, वो उस पेशेंट को ले ले, बस वो उसको पेशेंट को ले लेगा, वो पे करेगा और पेशेंट बिल्कुल फ्रीली जाएगा। अब एक पेशेंट है उसके 8 डायलिसिस होने हैं, ठीक है जी, तो 8 डोनर एक पेशेंट को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास इस वक्त जैसे हमारे पास 40+ पेशेंट्स हैं जिनके डायलिसिस हो रहे हैं, ठीक है, ये वो है जो रेगुलर आ रहे हैं, कुछ उसमें इमरजेंसी भी आते हैं, उनके दरमियान में भी हम उसको भी मैनेज करते हैं, तो हर महीने तकरीबन जो है ना 400 डायलिसिस हमारे हो जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये जो है ना ये सिलसिला हुआ। तो सर इसका क्राइटेरिया आपने क्या रखा? क्राइटेरिया पेशेंट रेफरल होता है, खुद से आता है, या आप लोगों का अपना पेशेंट होता है, या कोई भी आ सकता है? इतना पेशेंट है कि उन बेचारों को तो जगह चाहिए। इस वक्त भी मेरे पास तकरीबन कुछ 70 से ज्यादा की वेटिंग लिस्ट पड़ी हुई है। ठीक है। हमने इसको रखा हुआ है ज़कात बेस्ड। ठीक है। तो ज़कात के लिए हमारा पूरा एक शरिया बोर्ड एक्टिव है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि डॉक्टर मोहम्मद जमील जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन हैं अल-मक्की एंड मदनी डायलिसिस सेंटर के। उससे पहले लिवर पे भी काम कर चुके हैं, हेपेटाइटिस पे भी काम कर चुके हैं, हमारे साथ हैं। बड़ी मजे की गुफ्तगू जारी है और अपनी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के जितने काम हैं
उसके ऊपर रोशनी डाल रहे हैं ताकि जितने भी हमारे देखने वाले लोग हैं उनमें से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम्स होती है तो अल मक्की एंड मदनी जो फाउंडेशंस है, वेलफेयर सेटअप है, वो आप लोगों की खिदमत के लिए हाजिर है। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम सर से बाकी गुफ्तगू करेंगे और डायलिसिस के मुताल्लिक बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों तक डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम के अंदर हम बात कर रहे हैं कि गुर्दों के अमराज, फिर डायलिसिस होना, गुर्दों को वॉश करना, ये इस तरह के जो मसाइल होते हैं इस पे लोग कंफ्यूज क्यों होते हैं, डर क्यों जाते हैं। फिर ये शुगर के मरीजों में गुर्दों के अमराज होते क्यों हैं। हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज होते हैं वो भी अगर कंटिन्यू अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं करते तो उनमें भी गुर्दों के अमराज क्यों होते हैं, और गुर्दों के अमराज का दिल की बीमारियों के साथ क्या लिंक है और शुगर का गुर्दों के साथ क्या लिंक है, इन सारे मौजूदात पर अब हम प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में, जैसे कि आपको हम पहले बता चुके, डॉक्टर मोहम्मद जमील हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन हैं और मेडिकल डायरेक्टर हैं अल मक्की एंड मदनी फाउंडेशन वेलफेयर सेटअप के, जिन्होंने पहले लिवर पे भी काम कर चुके हैं और अब किडनी पे काम जारी रखे हुए हैं। अच्छा सर, जैसे कि मैं ये जानना चाहूँगा अपनी जितनी भी हमारी ऑडियंस है उनके लिए, अगर हम ये बात करें कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताएं कि लोगों को डायलिसिस पे क्यों जाना पड़ता है। एक्चुअली कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से गुर्दे का फंक्शन डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, जैसे कि शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिल की तकलीफ है, इससे स्टोन्स बन जाते हैं, कुछ लोगों को अनयूजुअल मेडिसिन, ठीक है, गैर जरूरी तौर पे सेल्फ मेडिकेशन का करना, सेल्फ मेडिकेशन या पेन किलर का गैर जरूरी तौर पे लेना, कुश्ते फकियां ऑयल का बगैर जरूरी, ये वो चीजें हैं जो अल्टीमेटली ये गुर्दे को जाके डैमेज कर सकती हैं। ठीक, तो हम इन लोगों को कहते हैं कि दे आर हाई रिस्क पॉपुलेशन। ठीक, आम लोगों की निस्बत इन लोगों को तकरीबन 80% चांसेस होते हैं कि इनको गुर्दे डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, तो हम इनके लिए कहते हैं कि ये हाई रिस्क पॉपुलेशन है, तो इनको पीरियडिकली हर 3 महीने बाद, नहीं तो 6 महीने बाद ये जो है ना लोगों को अपना चेकअप करवाते रहना चाहिए। ठीक सर। तो चेकअप से फायदा क्या हो जाता है कि हमें मालूम हो जाता है कि इस वक्त गुर्दे का स्टेटस क्या है। सर, हम गुर्दे की बीमारी को, डायलिसिस को 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए। सर, गुर्दे की बीमारी कुछ भी हो सकती है, ठीक है, वो हमें पता चल जाता है गुर्दे के फंक्शन के साथ। ठीक है, तो 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, इसको कहते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज, CKD 1, 2, 3, 4 एंड 5। और 5 ऐसे जो इसमें क्या होता है कि अब पेशेंट जो ये कोई बंदा भी, या स्पेशली ये लोग जो होते हैं हाई रिस्क पॉपुलेशन, सर, अगर पीरियडिकली चेकअप करवाते रहेंगे तो इनका यूरिया, क्रिएटिनिन, जिसको रीनल फंक्शन हम बोलते हैं, RFT टेस्ट भी हम RFT बोलते हैं, अगर ये करवा लेते हैं, एक GFR के कैलकुलेटर मिलता है, उसमें ना प्ले स्टोर पे अवेलेबल होता है, खुद ही वो अपना कर सकते हैं कि भाई डिफरेंट लैब्स आजकल निकाल के भी दे, हाँ वो चूंकि वो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस करते हैं, हालांकि एक्स्ट्रा चार्जेस को कुछ नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन वो चूंकि वो GFR का लफ्ज लेके ना वो कुछ पैसे वो डाल देते हैं। ठीक है, तो आपने यूरिया क्रिएटिनिन करवाया, GFR आपने देखा, क्योंकि ये तो रूटीन है, उसमें इतने करते रहना है, ठीक है, तो ये मालूम हो जाता है कि आप CKD कौन सी जगह पर है, यानी आपके गुर्दे कितने % पे काम कर रहे हैं, कितने % पे काम कर रहे हैं। 40%, 50 और 30% तक हम कह सकते हैं कि अगर हम ये जो चीजें हैं कंट्रोल करेंगे, शुगर भी, ब्लड प्रेशर भी, और इस तरह जैसे कोई दवाई वगैरह ले रहे हैं उसको छोड़ देंगे, अगर कोई स्टोन है तो उसको ट्रीट कर लेंगे, ठीक, तो ये वो ऐसी चीजें होती हैं कि ये वापसी की तरफ चांसेस होते हैं, ठीक, और लाइफ प्रोलॉन्ग भी हो जाती है। ठीक है, गुर्दे का जो डैमेज है वो स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, लेकिन वंस के आप समझ लेते हैं कि लेसन 10 हो गया है, तो फिर ये प्रॉब्लम होती है कि नो, यू आर ए कैंडिडेट फॉर डायलिसिस, फंक्शन नहीं आप कर रहे, तो हमें इसका एक एक्सटर्नल किडनी देना पड़ेगा। ठीक है, अब बाहर की किडनी ये होती है, हम डायलिसिस मशीन होती हैं, ठीक, वो हम हीमोडायलिसिस भी होता है, पेरिटोनियल डायलिसिस भी होता है। ठीक है, फिर अच्छा सर, इसकी भी टाइप्स हैं, इसकी भी जो डायलिसिस होता है, डायलिसिस में बेसिकली मतलब हमने गुर्दे कितनी एग्जाम है सर इसकी? देखिए जी, 2 बड़ी हैं, ठीक है, एक है हीमोडायलिसिस, एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। ठीक है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो ना हीमोडायलिसिस इजी अप्रोच है, ठीक है,
और ज़्यादा कॉमन है, लोग इसके साथ जाते हैं। लेकिन बाहर के मुल्कों में ये पेरिटोनियल डायलिसिस भी बहुत कॉमन हो रहा है। ठीक है। तो हमारे यहाँ जो कि इन्फेक्शन को कंट्रोल इतना अच्छा होता नहीं है, इसलिए वो लोग जो है ना वो पेरिटोनियल की तरफ कम से कम जाते हैं। हालांकि पेरिटोनियल की तरफ अगर आप चले जाए तो रात भर वो हम कैथेटर लगा देते हैं, वो चलता रहता है, अगले दिन जो है ना वो बंदा काम पे भी जा सकता है। ठीक हो गया, जो उसमें बाकी लंबे प्रोसेस से नहीं गुजरना, बहुत ज्यादा वो जैसे मशीन पे नहीं चढ़ाना पड़ता। ठीक है। जैसे और जो हीमोडायलिसिस है उसके अपने बेनिफिट्स हैं और अपने डी बेनिफिट्स हैं, ठीक है। ये सारा कुछ है। हमारे यहाँ पेरिटोनियल डायलिसिस जरा कम ही लोग ऑप्ट करते हैं। ठीक है। तो हीमोडायलिसिस वो जो ना काम है, और अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त जो है ना गवर्नमेंट के इनिशिएटिव भी हुआ, कुछ डोनर आपने देखना शुरू किया। तो इस वक्त लेके मुझे एग्जैक्ट फिगर तो मालूम नहीं है, लेकिन ये लोगों के एक्सेस में चला गया। ठीक है। लेकिन फिर भी हालात इतने खराब हैं कि पाकिस्तान थ्रू द पाकिस्तान 5 लाख मशीनें चाहिए। ठीक है। जावेद अकरम साहब गए थे, उन्होंने विजिट भी किया था, मैं हमारे मक्की मदीना डायलिसिस सेंटर के मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, तो वो बता रहे थे कि 5 लाख मशीनें चाहिए, जबकि सिर्फ 50 ये सिर्फ वो पंजाब की बात कर रहे हैं, पूरे जी पंजाब के मिनिस्टर थे ना, तो सिर्फ 50,000 मशीनें अवेलेबल हैं, जस्ट 10% ऐसे ही। और ये 10% जो है ना जिस तरह से लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है, कहते हैं कि हर 1 मिलियन में हर साल 100 डायलिसिस के पेशेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है। अब वो 100 डायलिसिस जब के पेशेंट जो पैदा हो रहे हैं उनको तो बहुत सारी मशीनें भी चाहिए आगे, तो वो जाहिर बात है ज्यादा उसका लोड तो इस तरह से ये बर्डन बढ़ता जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ हम 2 चीजों पे काम करने की जरूरत है। एक तो वो जिन लोगों को खुदा न खासा डायलिसिस की जरूरत हो गई है उनको तो डायलिसिस पे चढ़ा दें, और उनके लिए बहुत ज्यादा मशीनों की जरूरत है। ठीक है। लेकिन इससे भी 10 गुना कम खर्चे पे आप प्रिवेंटिव काम कर सकते हैं। प्रिवेंटिव तो आप करेंगे तो बच जाएंगे ना। इसी वजह से हमने उधर जो मक्की मदनी जो डायलिसिस सेंटर है, हमारा एक प्रोग्राम है कीप इनिशिएटिव। ठीक है। किडनी अर्ली एवेल्युएशन प्रोजेक्ट इनिशिएटिव। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम मंथली कैंप करते हैं, फ्री ऑफ कास्ट लोगों को आते हैं, उनको वो चेकअप करके, तो उसमें हमारा नेफ्रोलॉजिस्ट अवेलेबल होते हैं। तो वो क्या कहते हैं, बता देते हैं कि नो यू आर एट दिस स्टेज ऑफ सीकेडी, ठीक है, अब आप इस जगह पे हैं, ठीक है, अब आप ये कर सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे फिजिशियंस होते हैं, मैं खुद भी डायबिटीज का जो काम करता हूँ, तो उसमें यह है कि फिर बताते हैं कि शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लो, अगर बूढ़े हो प्रोस्टेट ठीक कर लो, ठीक है, या स्टोन है तो स्टोन निकलवा दो। मतलब हम उनको ये कहते हैं। अच्छा, इसमें आप ये समझते हैं कि किडनी में स्टोन होना भी इसकी काजेज बन सकती है? बीपीएच का मरीज है बीपीएच तो भी काज है, ये हाइपरटेंसिव है वो तो भी काज है, डायबिटिक है तो भी काज है, ओवरवेट है तो भी काज है। क्योंकि ओवरवेट तो होना के समझे उसने हर चीज को जन्म देना है। ठीक है, वो तो आपके सेंट्रल ओबेसिटी होगी तो सारे के ऊपर कवर चढ़ गया। तो मतलब है कि अलार्मिंग जो है ना, ये 5 हमारे स्टेटम है ना, इन लोगों को ये इसके लिए ये करना। अब उसके बाद आप चले जाते हैं डायलिसिस से बच गए, दवाइयाँ खाते रहे। अब ये देखें ना कि मैंने अगर एक बंदा है जिसको ब्लड प्रेशर भी है और शुगर भी है, तो इसने पूरे महीने की अगर दवाई भी खाए तो 6,000 की दवाई खा रहे। ठीक है, डायलिसिस का एक सेशन इतने में पड़ेगा, तकलीफ से अलग गुजरेगा। फिर वो जो बेचारे ने आना है खुद भी क्रिपल्ड है, ठीक है, साथ फैमिली भी क्रिपल्ड है, ट्रैवलिंग है, तो आप इस चीज से तो बच सकते हैं ना। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली होता है कि हमारे लोग इतने केयरलेस है, इवन के पढ़े लिखे लोग भी इतने केयरलेस है कि चल यार खैर ही है, ऐसे उस वजह से वो ना बीमारी अल्टीमेटली इस। अच्छा सर, बीइंग चूंकि आप इसके स्पेशलिस्ट भी हैं और एक ये काम कर भी रहे हैं अरसे से, ऐसे मरीज जिनका क्रिएटिनिन जो है वो नॉर्मल पॉइंट से ऊपर चला जाए, तो आप क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी स्टेज है जहां पे उसको फौरी तौर पे डायलिसिस पे जाना चाहिए रिपोर्ट के मुताबिक? नहीं, एक आम बंदे हाँ, उसमें ये होता है कि हम उसके जीएफआर को देखते हैं, क्रिएटिनिन को नहीं देखते। ठीक है, क्रिएटिनिन जितना मर्जी हो, क्रिएटिनिन सपोज के 1.3 है, ठीक है, 1.1 उसने नॉर्मल लिया है, लेकिन हो सकता है कि जब उसके साथ वो जीएफआर की जो एज के साथ हम उसको कैलकुलेशन करते हैं तो वो मालूम हो कि वो 10 से भी कम है। ठीक है ना, तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन हो सकता है। आपने जब देखा 10 से कम है तो इसका मतलब है अब उसको हमने कह देना कि भाई किसी वक्त पे आपको डायलिसिस पे जाना पड़ेगा। ठीक है। बाज़ दफे ये होता है कि पेशेंट को फिट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं,
वो सांस की तकलीफ शुरू सांस होगी। की तकलीफ शुरू हो जाती है, मुंह चेहरा फूल गया, ये वो। जब ये पेशेंट को पाँव पे स्वेलिंग हो जाए या ये चेहरे पे swelling शुरू हो जाए, तो इसका मतलब 90% ऑफ द किडनीज आर लॉस्ट। 90% खत्म हो चुके हैं उसके। ठीक। अब उस बेचारे के लिए पीछे आने के चांसेस जरा कम ही हो जाते हैं, फौरी तौर पे उसको तो हम डायलिसिस उसको पे जाना ही पड़ेगा। उसको करना पड़ेगा। तो अच्छा सर, ये एक लोगों की कंफ्यूजन ये भी दूर करें कि डायलिसिस का मतलब लोग ये समझते हैं कि मौत के करीब है, ये तो क्या इसमें ये रियलिटी है या सिर्फ मिथ है कि मेरा डायलिसिस हो गया तो मैं मर जाऊंगा? हमने यही चीज रखने के लिए ये करते हैं, हर महीने में हमारा एक गेट टुगेदर सेशन होता है तमाम डायलिसिस पेशेंट्स के साथ, उनके अटेंडेंट के साथ भी, जिनमें हम ये बताते हैं कि भाई लेट करने का तो नुकसान है। ठीक। आपको जो ही पता चले कि मुझे मेरे कंसल्टेंट ने कह दिया कि अब आपको डायलिसिस की ज़रूरत है या जीएफआर जो है ना आपका 10 से कम हो गया है, तो अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के पास चले जाएं। ठीक। वो कहते हैं डायलिसिस के लिए रेडी हो जाओ या अपने किडनी ट्रांसप्लांट के लिए रेडी हो जाओ, तो मान लियो उस बात को। होता क्या है कि 50% ऑफ द पेशेंट्स दे डू डाई विद इन 1 ईयर। ठीक है। लेट होने की वजह से, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, फोर्थ ओपिनियन, उसी ओपिनियन में बहुत सारे लॉस हो जाता है। ठीक है, बंदे को ये होता है कि होप होती है कि शायद किसी जगह से कुछ ना कुछ बेहतरी हो भी जाती है, लेकिन उसमें बेहतर ये होता है कि आप जब डायलिसिस एडवाइस हो गया है तो इट इज ए सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक। ऑपरेशन, एक बंदे को फोड़ा बन गया, हम वो ऑपरेशन कर देते हैं, सर पथरी बन गई, ऑपरेशन कर दी, मतलब है कि ये भी तो ट्रीटमेंट है एक। ठीक। अब चूंकि ये एक रेगुलर ट्रीटमेंट होता है, लोगों में मिसकंसेप्शन जितने हैं कि जी हम इस पे चले गए, डायलिसिस पे चले गए तो मर जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। एक बंदा जो रेगुलर डायलिसिस करता है, अपनी डाइट को बेहतर रखता है और दिमाग को भी होप में रखता है, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी और खुराक का कम इस्तेमाल और क्वालिटी। ठीक। और खुराक खाए। ठीक। क्वालिटी। आपने तो उसको गुर्दे दे दिए हैं। ठीक। आपने उसको गुर्दे दे दिए, याद रखिए, मशीन के साथ। वो कुछ लोग इसी चक्कर में रहते हैं, यार अब डायलिसिस पे चले गए, फाके कर करके बेड़ा गर्क हो जाते हैं। ऐसा नहीं, डाइट लेनी है और अच्छी लेनी है। ठीक है। ताकि देखो उसको 2 चीजों से अवॉइड करना होता है कि साल्ट, पानी रिटेन ना हो, जैसे ही, क्योंकि जितना वो नमकियात और स्पाइसी चीजें लेंगे पानी रिटेन करेगा और उसे चीनी का इस्तेमाल करेंगे, फैट स्टोरेज शुरू हो जाएगी। तो उसमें इन चीजों से अवॉइड हमने करा है, लेकिन उसको अच्छा मतलब वो मीट खा सकता है, ये अपना चिकन वगैरह ले सकता है, अंडे खा सकता है, मतलब ये चीजें हैं अच्छे, तमाम फिश वगैरह ले सकता है, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कुछ, बिल्कुल, ये जो फ्रेश जूसेस जितने हैं, फ्रूट्स हैं, सारे ले सकता है वो। ठीक। तो मतलब ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब एक लेकिन सी बात है कि जब डायलिसिस पे चल जाते हैं, इसका खौफ अपनी जगह पर है। बिल्कुल ऐसे, जैसे साइकोलॉजिकल इफेक्ट जैसे बताया, नफ्सियाती दबाव तो है। अब जब यहाँ मैं मतलब है कि आपका टाइम ले रहा हूँ सर, कि अगर डायलिसिस हो गए हैं, एडवाइस हो गए हैं, अगर आपके पास ऑप्शन है तो हर मुमकिन कोशिश करें कि ट्रांसप्लांट पे चले जाएं। ठीक है। इसके 3 बड़े फायदे हैं सर। सबसे बड़ा फायदा ये कि जो डेली आपने आके हर 2 दिन बाद या 3 दिन के बाद आपने मशीन के ऊपर लेटना है, तो उस दिन पूरी फैमिली क्रिपल्ड है। ऐसे ही 2 बंदे साथ उसके आए हुए हैं, तो वो भी बेचारे परेशान है, सारा दिन उनका लग गया, उनकी वो उस दिन की सारी लेबर भी छूट गई। ऐसे ही घर वाले भी, ट्रैवलिंग पे भी खर्चा पड़ रहा है, खुद बंदा जो है ना वो एक साइकोलॉजिकली परेशान चल रहा है। बिल्कुल ऐसे। इसके मुकाबले में आप चले जाए ट्रांसप्लांट पे। ठीक है, यानी किडनी ट्रांसप्लांट किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, अब वो नॉर्मल है, फिर उसको जरूरत नहीं है, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ महीने की दवाई खानी है, इम्यूनो सप्रेशन, ठीक, वो खाता रहे। लेकिन वो ये जो चक्रों से बच गया, और ये सबसे बड़ी बात है कि अगर वो अपने आप को सेहत में वापस ले आता है तो वो कोई काम शुरू कर सकता है। लेकिन डायलिसिस वाला एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने में उसके लिए मुश्किल है, वो इसलिए कि वजनी काम नहीं कर सकता, लोड नहीं ले सकता, बेसिकली वो साइकोलॉजिकली बीमार रहता है। ठीक है, हालांकि अगर वो चाहे तो काम कर सकते हैं। जैसे हमारा ये जो मक्की मदनी में जब आप विजिट करेंगे तो हमारे जो मिशन स्टेटमेंट है 3 है। ठीक है, सबसे अवलीन हमारी ये है कि लोगों को हमने डायलिसिस प्रोवाइड करना है। ठीक, नंबर 1, वो जो भी आ जाएगा हमने उसको देना है। ठीक। नंबर 2, हमने उनको प्रिवेंशन पे काम करना है, जो कि मेरी कोर जो है ना वर्क है। ठीक है, कि अर्ली डिटेक्शन, इंटरवेंशन, बचाओ।
ठीक है। उसमें यह है कि कैंप वो हम करते रहते हैं। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो लोग हैं इनको इस मुआशरे का हेल्दी प्रोडक्टिव पर्सन बनाना है। ठीक है। उसके लिए ताकि वो कारआमद उसके लिए ये है कि हमने जो स्मॉल वोकेशनल प्रोग्राम्स जो हैं वो शुरू कर रहे हैं। अच्छा। उसमें यह है कि अगर मेल है तो कंप्यूटर रिपेयरिंग, ये छोटे मोटे जो है ना ये इस तरह के काम कर सकते हैं। ये जो हमारे ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग है, तो हमारा ये पाइपलाइन में है। ठीक है, ये होगा। उसमें यह है कि 4 घंटे इधर बैठे हुए ना, 4 घंटे आके काम करें। अगर वो घर वैसे भी आके काम करना चाहते, काम करे, पैसे कमाए, और हो सकता है कि वो अपने एक्सपेंसेस खुद लेना शुरू कर दे। तो दूसरा ये है कि जब वो खुद एतमादी आना शुरू हो। ठीक है ना, थोड़ा वो अपने आप को बिजी भी करना। ये हमारा रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम है। उस पे हम अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। रिसोर्सेज की डेफिशिएंसी है, लेकिन हमने उसको एक टाइमलाइन दे दी है। ठीक है। तमाम प्रोजेक्ट्स हमने लिख दिए हैं। इंशाल्लाह हम नहीं होंगे तो हमारे कोई और करेगा, काम होगा, क्योंकि ये जो काम इसी तरह ही चलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और चौथा जो हमारा है वो है कि किडनी ट्रांसप्लांट के हवाले से लोगों को मुकम्मल फैसिलिटेट करना। ठीक है। अब किडनी ट्रांसप्लांट आपको पता है कि 18 से 20 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है। ठीक। हमारे पास आ जाएगा, इसे 3 गुना कम खर्चे पे हम करवा देंगे उसको इंशाल्लाह। यानी वो आप स्पॉन्सर करेंगे उसको? सच्ची बात है, इसके लिए भी हमने काम करना चाह रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा अभी दूसरे डायलिसिस के पेशेंट का इतना हमारे पास हो जाता है कि अभी इस पे काम, यानी फ्यूचर लेकिन हम कहते हैं कि जहाँ हम उसको फैसिलिटेट कर देंगे। ठीक है। डोनर वो अपना लेगा, इसके बाद का दूसरा काम अल्लाह ताला उनके लिए कोई डोनर भी भेज देगा। हाँ, लोग इतना दे रहे हैं तो शायद उनके लिए भी आ जाएगा। ठीक है। तो मतलब कि ये एक हमारा पाइपलाइन में ये प्रोग्राम है। ठीक है। तो मेरा असल में ये चीजें बताने का कि हमारे पास ऑप्शन है डायलिसिस की, हमारे पास ऑप्शन है ट्रांसप्लांट की, तो दोनों में से ट्रांसप्लांट को जरूर। ठीक है। अच्छा सर, यहाँ पे हम एक बात और करते हैं। कुछ लोग हमसे ये पूछते हैं कि जब वो डायलिसिस पे चले जाते हैं तो क्या इसके बाद वो अपनी मुबाशरत, अपने मेल जोल जो उनके अपने पार्टनर के साथ होता है उसको कंटिन्यू कर सकते? सर जी बिल्कुल। अब एक्चुअली होता यह है कि मैंने पहले बताया कि इसमें सबसे पहले उसके अंदर ये उमंग पैदा होना जरूरी है कि वो जिंदा है, उससे जिंदा रहना है, और उससे थोड़ा नफसियाती दबाव भी उसका काम होगा। तो अब चूंकि ज्यादातर डायबिटिक्स होते हैं, ठीक, उनका ऑलरेडी ये प्रॉब्लम चल रहा होता है। फिर दूसरा बीमार है, उसकी टेंशन होती है। तो उसमें हमारे पास 2 एडेड फीचर हमारे हैं, वह है न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स। ठीक है। और उसमें हम साइकोलॉजिस्ट को भी इन्वॉल्व होता है। साइकोलॉजिस्ट ने उनको सुनना है। ठीक है। फिर उसे बताना है कि कुछ नहीं, उसके घर वालों को स्पेशली ना, ये जब ये मरीज साथ में जो होते हैं ना, वो उनको जिंदा करना ज्यादा, उनके अंदर ये चीज पैदा करने जरूरत है कि भाई ये पेशेंट नहीं है, ये आपका एक मेंबर है। हाँ, इसको आपने लेके इसकी जिंदगी को नॉर्मल करना। सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया और खूबसूरत बातें की। बहुत सारा काम बाकी है, बहुत सारी बातें बाकी हैं। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर उसको हम दोबारा करेंगे। सर हमारे पास आखिरी 2 मिनट है। हम यहाँ पे ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर मोहम्मद जमील का पब्लिक के नाम क्या पैगाम, और पब्लिक आपसे कांटेक्ट कैसे करे? सर पैगाम क्या है, छोटी छोटी बातें हैं। एक तो हम यही करेंगे कि अल-मक्की अल-मदनी डायलिसिस सेंटर, ताजपुरा स्कीम, मुगलपुरा, लाहौर में, ये बाबरी मस्जिद के बिल्कुल करीब है। ये हमारा एड्रेस है। नंबर जो है वो है 0321116542। इस पे रब्ता कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे भी अब रब्ता कर सकते हैं। फेसबुक पेज है MMDCP के, तो उस पे हमारी लोकेशन भी अवेलेबल है। हम किसी डायलिसिस के पेशेंट को जिसको ज़रूरत है कभी रिफ्यूज़ नहीं करते हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इस वक्त जो हम चूँकि ईस्टर्न लाहौर में है, ईस्टर्न लाहौर एक बहुत ही पुअर एरिया है, लेकिन 1/3 ऑफ द लाहौर पॉपुलेशन ईस्टर्न लाहौर में है। गवर्नमेंट फैकल्टीज बहुत सारा काम भी कर रही हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। तो अभी इस चीज़ में बहुत सारा काम होना बाकी है। अभी मेरे पास इस वक्त तकरीबन 70 से ज़्यादा डायलिसिस पेशेंट की
लिस्ट पड़ी हुई है। हम अपने दिन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पेशेंट आए, हम उनको जैसे तैसे भी है ज़रूर फैसिलिटेट करें। लेकिन ये जो 70 पेशेंट हमारे पास पड़े हैं, ये इस चीज़ के मुतकाज़ी हैं कि हमने कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। कैपेसिटी बिल्डिंग में हम इस वक्त 8 नई डायलिसिस मशीन जो है इस साल में हमारा प्रोग्राम रमज़ान में हमें वो भी मिल जाएं, और हमारी जिसकी कैपेसिटी है वो 400 डायलिसिस कर रहे हैं, अगर चीज़ें अंडर कैपेसिटी है। तो जब ये सारी 8 मशीन और आ जाएंगे तो इन मशीनों के साथ मिलके हमारी कैपेसिटी जो है वो 1000 डायलिसिस पर मंथ हो जाएगी। लेकिन 1000 डायलिसिस पॉलिसी जो स्ट्रेटेजी है, इसके लिए हमें 60 लाख महीने का खर्चा भी होगा। तो मुहैया हज़रात से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि रब्ता भी कर सकते हैं और विजिट भी कर सकते हैं, और मक्की मदनी डायलिसिस सेंटर जो लोगों की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें हमारे मददगार बने, और हम आपको ये चीज़ एश्योर करते हैं कि हम आपकी ज़कात की, एहतियात की और सदक़ात की पूरी तरह हिफाजत करते हैं। थैंक यू सो मच सर। नाज़रीन, आपने देखा डॉक्टर मोहम्मद जमील जो कि चेयरमैन और मेडिकल डायरेक्टर हैं अल मक्की एंड मदनी वेलफेयर सेंटर के, जो कि डायलिसिस सेंटर भी है और लिवर के ऊपर भी काम कर रहे हैं, प्रिवेंटिव के ऊपर भी काम जारी रखे हुए हैं। अगर आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिका किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में आए, सर के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, फिजिकली जाके विजिट कर सकते हैं। अगर आपके जहन के अंदर उठने वाला कोई सवाल हो जो हम करना चाह रहे थे इस प्रोग्राम में नहीं कर पाए हो, आप अपने कमेंट बॉक्स में आइए। हम आपके कमेंट्स को देख के एक नए प्रोग्राम के साथ सर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे, मेरी प्रोडक्शन टीम और डॉक्टर मोहम्मद जमील को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।